किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य और आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में समन्वयक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वर्मा से एक बातचीत, जिसमें आज हम एक ऐसे विषय की तरफ आपको लेकर जाना चाहेंगे जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारा जो खेती का तंत्र है वो सेहत से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है मोटे अनाज के उपयोग को लेकर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हम आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन में मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय वर्मा। आप कृषि विज्ञान केंद्र में समन्वयक हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को लेकर पूरी सरकार काम कर रही है, कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है और किसानों को भी इस विषय में प्रोत्साहित किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सरकार ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया है। और ये जो मिलेट्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मेजर मिलेट है जिसमें ज्वार बाजरा आता है, माइनर मिलेट है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी और चीना आता है, और एक स्यूडो मिलेट है जो राजगीरा होता है वो आता है। अब आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए इन पोषक अनाजों की बहुत आवश्यकता है। ये सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पुरातन समय में पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, ये हमारे भोजन में शामिल थे। हमारे बुजुर्गों ने खाने के लिए, ये सब पूरे घासकुल है, उसमें से खाने योग्य इन फसलों को चयनित किया था और उनको वो भोजन के रूप में लेते थे। परंतु धीरे धीरे जब हम सोयाबीन की कृषि के क्षेत्र में आए तो हमारा इनका जो रकबा है वो धीरे धीरे कम हो गया और ये हमारे भोजन में भी अब शामिल नहीं है। अब भोजन में शामिल क्यों नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है वो इनके महत्व को भी नहीं जानती है और दूसरा उसको बनाना भी नहीं आता है कि हम उसको भोजन के रूप में, अभी आज आप अगर देखेंगे तो ज्वार बाजरा इसकी रोटी बनाना, क्योंकि अब हमारे पास चूल्हे नहीं हैं, गैस आ गई है, और जो नई हमारी जनरेशन है उनको इसकी रोटी बनाते भी नहीं आता है। तो इसके महत्व को देखते हुए ये उत्पादन बढ़ाना एक उद्देश्य है, दूसरा इसको भोजन के रूप में शामिल कराना ये एक और उद्देश्य है। तो अभी उत्पादन के लिए तो विभिन्न प्रकार की तकनीकें किसान भाइयों को विभिन्न माध्यमों से बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसको भोजन में शामिल करवाने के लिए भी हमको विभिन्न प्रकार के महिलाओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, जिसमें इनके क्या व्यंजन हम शामिल करें, हमारे खाने में किस प्रकार से शामिल करें, किस प्रकार से हम इसके व्यंजन के रूप में उपयोग करें। जैसे रागी के बिस्किट बन रहे हैं, अब ज्वार को हमको खाना है, हम रोटी के रूप में नहीं खा सकते हैं, तो उसको किस प्रकार से, किस व्यंजन के रूप में शामिल करें हमारे भोजन में, ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो एक तरफ तो हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और दूसरे तरफ हमको इनको अपने भोजन में कैसे शामिल करें, इसके लिए भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों काम को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। वर्ष भर ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर होंगे। हमारे एक खाद्य वैज्ञानिक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन किस प्रकार से महिलाएं, हमारी छात्राएं कैसे बनाएं और कैसे भोजन में शामिल करें। अब मैं आपसे एक बात इसमें जो मुख्य रूप से करना चाहता हूँ कि
कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी और चीना ये एक ऐसे पोषक अनाज हैं जिनको हमको अब खाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इनको जब हम खाते हैं तो हमको आयरन, फास्फोरस और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्ति होती है और इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। अब जब इनकी कमी हुई तो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे मानव शरीर में आ गए हैं और उस पे स्वास्थ्य पे हम लोगों का बहुत अधिक खर्च हो रहा है। इन बातों को जब सरकार ने देखा तो उन्होंने इसके लिए एक अभियान चलाया है कि हम अधिक से अधिक इनका उत्पादन बढ़ाएं, भोजन में शामिल करें। क्योंकि अगर आपको शुगर है, अगर आप इस प्रकार के पोषक अनाजों को सेवन करते हैं तो शुगर पे नियंत्रण मिलता है, ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण मिलता है, हृदय के जो रोग हैं उन पर नियंत्रण मिलता है। तो इसलिए इसका कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सबसे पहले इसका बीज उत्पादन की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे पास इसके बीज की कमी है। तो वो अभियान भी हम लोग यहाँ चला रहे हैं बीज के उत्पादन के लिए। फिर उसकी नई तकनीक की आवश्यकता है। अभी तक तो ये कोदो, कुटकी जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये नेग्लेक्टेड क्रॉप थी, किसी भी जगह जाके फेंक आते थे, जो उत्पादन हो जाता था वो उत्पादन प्राप्त कर लेते थे। तो अब हमको उसकी तकनीक देने की आवश्यकता है। तो केवल ये जितनी भी फसलें हैं इनमें हमको केवल लाइन सोइंग करना है और सही तरीके से उसकी बुआई करके अच्छे तरीके से अगर हम उसकी खेती करते हैं तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। जब ये उत्पादन बढ़ेगा तो आज जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स हैं उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कोदो, कुटकी 150 से 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। अगर हम इसका उत्पादन बढ़ा लेंगे, सही तरीके से इसकी प्रोसेसिंग कर लेंगे तो इससे हमारे किसान भाइयों को भी आर्थिक लाभ होने वाला है। आर्थिक लाभ के साथ साथ हमारे शरीर के स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है। तो अगर आप उस तरीके से देखते हैं कि आय दुगनी करने की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो आय दुगनी निश्चित रूप से इस कारण हो रही है कि जब इन पोषक अनाजों को हम खाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है वो बचेगा, तो वो शुद्ध लाभ होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। जी वर्मा जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है कि शरीर भी स्वस्थ और सेहतमंद होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। एफपीओ एक ऐसा माध्यम है जिससे किसान खुद अपना उत्पादन करता है और अपने खुद के उत्पाद बनाकर भी बाज़ार में अपना ब्रांड वैल्यू बनाकर बेच सकता है। बैतूल में किसानों के लिए एक तो ये बहुत आवश्यक है कि एफपीओ बन जाए, वहाँ पर विपणन की समस्या नहीं रहती है। फिर भी किसानों को वर्मा जी एक समस्या ज़रूर आती है, किसी भी फसल को जब वो लगाते हैं उसका उत्पादन होता है उसके बाद बेचने की समस्या होती है, बाकायदा जो रेगुलर फसलें उसको छोड़ के। कुछ देखिए, एफपीओ का गठन किया जा रहा है। बैतूल ज़िले में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि एक एफपीओ तो हमारे इस माइनर मिलेट के ऊपर ही बने, उसमें एक किसानों का समूह तैयार हो और वो इन सभी चीज़ों का उत्पादन करे और केवल उत्पादन ना करे, उसको प्रोसेस भी करे। क्योंकि कुटकी का जो चावल होता है वो कुटकी वैसे तो खाने योग्य होती नहीं है, जब उसका चावल निकलता है तब वो खाने योग्य होती है। तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग की जो मशीन है वो एफपीओ के माध्यम से ज़िले में स्थापित हो, उसका चावल निकले और फिर वो चावल जो है वो उसको मार्केट करने में हमारे किसानों को लाभ भी अधिक मिलेगा और वो चावल जो है वो उपयोगी भी हो। अब यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कुटकी जो है, अभी एक समस्या आएगी कि कुटकी खाने के लिए अगर हम आपसे कह देंगे आप कुटकी खाइए, तो कुटकी को धोना एक कला है। जी। कुटकी को धोना एक कला है। अगर आप उसको सही तरीके से धो नहीं पाएंगे तो उसमें कंकर आते हैं। अब एक बार आपने खाना शुरू किया और सही तरीके से धोया नहीं और कंकर आपके मुंह में चले जाएंगे तो आप उसको नहीं खाएंगे। तो ये इन सब बातों को मैंने जैसा पहले कहा कि आज हमको उसका तरीका सिखाने की भी आवश्यकता है और जब तक कि हम इसको प्रोसेसिंग करके और सही तरीके से उपयोग में नहीं लाएंगे तो
ये चलन में नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है वर्मा जी आपने आज हमारे दर्शकों के लिए, और हम ये उम्मीद करते हैं दर्शकों की कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, ये जो भी पोषक अनाज हैं, इसके ऊपर जो सरकार अभियान चला रही है, निश्चित रूप से इस अभियान का सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। और एक बात यहाँ पर हम कहेंगे कि कई साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों को वापस रीबिल्ड करने पे, पुनर्स्थापित करने पे। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आप इस वीडियो को आपने देखा पूरा और बहुत अच्छे से आपने सुना हमारी बात को। आप और वर्मा जी, आपने आज जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो देश के किसान हम, जो धरती के